हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई। 11th क्लास। तो अपन यहाँ पर प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ रहे थे, कुछ याद है आपको? अपन प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे बच्चों कायरल सेंटर क्या होते हैं। कायरल सेंटर के जितने भी टाइप्स थे उन सभी को अपन कवर किया था। जितनी भी टाइप की अपन वहां पर बातें कर रहे थे, जैसे कार्बन कब कायरलिटी शो करता है वो अपन ने देखा। नाइट्रोजन कब एज अ कायरल सेंटर काम करता है हमने वो भी देखा। सल्फर कैसे काम करता है हमने ये भी देखा। अब आपको ये देखना है बच्चों कि कायरल सेंटर के बाद वहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं जिनका नाम है, जिन्हें हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ यहां पर? जैसे मान लीजिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम पढ़ रहे थे, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में अपन ने नॉमेनक्लेचर पढ़ा था। एक्चुअल में नॉमेनक्लेचर वो क्या थे? वो सिस और ट्रांस क्या थे? उनके कॉन्फ़िगरेशन ही थे। उनके कॉन्फ़िगरेशन थे कि वो सिस है और वो दूसरा ट्रांस है। या ई और जेड क्या थे? दैट सेम एंटी क्या थे? सेम प्रोसेस। वैसे ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सबसे मेन चीज है कॉन्फ़िगरेशन। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कॉन्फ़िगरेशन निकालना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जितने भी रिलेशन हम देखेंगे वो इसी के थ्रू देखेंगे। अब कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकालते हैं, इससे पहले थोड़ी सी बातें ध्यान रखें। जैसे मैंने आपको कुछ इंडिकेशन बताए थे, वेज, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? अबव द प्लेन। उसी तरीके से इसका क्या मतलब होता है बच्चों? डैश पोजीशन। और डैश का मतलब क्या होता है बच्चों? बिलो द प्लेन। समझ में आ गई बातें आपको यहां पर? तो वेज का मतलब क्या होता है? अबव द प्लेन। और डैश का मतलब क्या होता है? बिलो द प्लेन। अब यहां जो हम कॉन्फ़िगरेशन निकालने जा रहे हैं वो मेनली हम निकालते हैं यहां पर फिशर फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? फिशर फॉर्म। अब ये फिशर फॉर्म क्या होता है इसे अच्छे से सीखेंगे और फिर कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे। बहुत सिंपल है। एक्चुअल में यहां पर फिशर फॉर्म एक 3D स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बच्चों? एक 3D स्ट्रक्चर होता है। और 3D स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं एक वेज में होगा तो दूसरा डैश में होगा, क्योंकि एक प्लेन के ऊपर होगा एक प्लेन के नीचे होगा, तो वो स्ट्रक्चर कैसा होगा उसे हम कितने डिग्री स्ट्रक्चर बोलेंगे? 3 डिग्री स्ट्रक्चर बोलेंगे। इसीलिए मैंने क्या बोला आपको कि फिशर फॉर्म एक 3D स्ट्रक्चर बनाता है और वो कुछ इस तरीके से शो होता है बच्चों, प्लस साइन के जैसे। कैसे? प्लस साइन के जैसे। यहां पर ये साइन क्या डिनोट करता है? ध्यान दीजिए, यहां पर है सेंटर ऑफ कंपाउंड। जनरली यहां पर क्या होगा? कार्बन होगा। क्या होगा? कार्बन। सिंपल। अब कार्बन की वैलेंसी होंगी यहां पर, ऑब्वियस सी बात है, 1 2 3 4। यहां पर क्या होंगी? वैलेंसीज होंगी। क्या होंगी? यहां पर वैलेंसी होंगी। अब अभी आपको दिख रहा है यार ये तो सर 2D स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव बनाया है, इसका मतलब ये कैसा स्ट्रक्चर है? 2D स्ट्रक्चर है। लेकिन जब हम इसे 3D में बताते हैं बच्चों, तो 3D में कुछ इस तरीके से होता है। ध्यान दीजिएगा जरा, यहां इस लाइन को बोलते हैं वर्टिकल लाइन और इसे बोलते हैं, सॉरी, दिस इज हॉरिजेंटल लाइन एंड दिस इज वर्टिकल लाइन। ठीक। अब जो मैं समझाने जा रहा हूं वो ये समझाने जा रहा हूं बच्चों कि यहां जो वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन है ये एक्चुअल में कैसे शो करते हैं। इनके शो करने का तरीका क्या होता है कि जो भी हॉरिजेंटल लाइन होती है वो प्लेन के ऊपर होती है। वो क्या होती है? प्लेन के ऊपर होती है, कुछ इस तरीके से। और जो वर्टिकल लाइन होती है वो कुछ इस तरीके से प्लेन के नीचे होती है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहां पर आता है। अगर मैं यहां पर A, B, C और D रख दूं तो जनरली यहां पर ये क्या होंगे? A और D और C और B। इनके शो करने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है कि जो हॉरिजेंटल लाइन होती है वो कहां होती है बच्चों? वेज में होती है। और जो वर्टिकल लाइन होती है वो कहां होती है? डैश में होती है। सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। मान लीजिए अगर एक कार्बन की जगह 2 कार्बन हो जाए, जैसे देखिएगा जरा यहां पर
मान लीजिए जरा यहां पर 2 कार्बन हो जाए, तब क्या मतलब है? तब भी सेम है। अभी भी क्या है? एक वर्टिकल लाइन है और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने आपको बताया कहां पर शो होती है बच्चों? हॉरिजॉन्टल लाइन शो होती है बच्चों कहां पर? वेज पे। तो ये कुछ वेज पे बन जाएंगे और वर्टिकल लाइन कहां शो होती है? डैश पे। तो इसकी पोजीशन कहां शो होगी? डैश पे। तो एक्चुअल में ये 3D फिगर आएगा ये कुछ इस तरीके से आएगा, डाउन, और यहां पर अपर फॉर्म में इनकी वैलेंसीज शो हो जाएंगी। तो कैसे फिशर फॉर्म को हम यहां पर समझ पा रहे हैं? कि आपको कोई दिक्कत हो रही है? समझ में आ रहा है कैसे हम फिशर फॉर्म को बना रहे हैं? यहां पर सिंपल सी बात समझ में आई आपको कि फिशर फॉर्म कैसा होता है। फिशर फॉर्म में मेनली आपको ध्यान रखना है 2 लाइंस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। 3D स्ट्रक्चर में हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेन के ऊपर लाई करती हैं और वर्टिकल लाइन प्लेन के नीचे लाई करती हैं। सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इसे। तो आपको समझ में आया कैसे हम फिशर फॉर्म को किसी भी वेज और डैश फॉर्म में कैसे देख पा रहे हैं और कैसे हम फिशर फॉर्म की कहानी को पता कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर कुछ कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर फिशर फॉर्म। क्या कंडीशन है? ध्यान दीजिएगा जरा। अगर मैं फिशर फॉर्म की बात करूं तो फिशर फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहां पर ये कौन सी लाइन है? वर्टिकल, और ये कौन सी है? हॉरिजॉन्टल। अब देखिएगा जरा, यहां पर जो मैं कंडीशन लिखने जा रहा हूं, पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है हॉरिजॉन्टल लाइन लाइज ऑन वेज पोजीशन। दूसरी कंडीशन की बात करें तो डैश, इसका मतलब कौन सी लाइन? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन लाइज ऑन डैश पोजीशन। सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान हमेशा रखना है। तीसरा, यहां पर जो ये वर्टिकल लाइन है, एक्चुअली ये बहुत अच्छी लाइन है। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है यहां पर कि जब भी हम यहां पर इस फॉर्मेट को बनाएंगे तो हम प्रायोरिटी हमेशा यहां वर्टिकल लाइंस पर लाइज करने वाले ग्रुप की बात करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन कंटेनिंग ग्रुप always lies on vertical line, always lies on vertical line। ये तीसरी कंडीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी हमें वेज और डैश फॉर्म में देखना होगा, चीजें कन्वर्ट करनी होंगी, तो ये तीसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाली है कि कार्बन कंटेनिंग ग्रुप अगर मान लीजिए हॉरिजॉन्टल पे है तो उसे हम वर्टिकल पोजीशन पे भी ला सकते हैं। ये भी हम यहां पर कर सकते हैं। ये सारी बातें अपन यहां सीखने वाले हैं कि कब हम हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल ला सकते हैं, कैसे हम चीजों को चेंज कर देंगे और कंपाउंड चेंज भी नहीं होगा और अपना काम भी हो जाएगा। ऐसा कुछ होगा अभी देखिएगा। तो यहां पर ये मेन लाइन जो है ये आप समझ रहे हैं, यहां पर क्लियर समझ में आ रहा है। अब मैं आपको जो बात करने वाला हूं वो थी कॉन्फ़िगरेशन की। तो सबसे पहला मैं कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ाने जा रहा हूं और वो कॉन्फ़िगरेशन है, अगर कोई कायरल सेंटर है, अगर कोई कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर का मतलब कार्बन कंटेनिंग कायरल सेंटर भी हो सकता है, ठीक। अगर कोई कायरल सेंटर है तो कायरल सेंटर पे इनका कॉन्फ़िगरेशन R भी हो सकता है, S भी हो सकता है, ये भी R भी हो सकता है, S भी हो सकता है। तो ये कैसे R और S हम लिख रहे हैं, इन्हीं चीजों को हमें यहां पर पढ़ना है। इन्हीं चीजों को हमें क्या पढ़ना है, ध्यान देना है कि कैसे हम कॉन्फ़िगरेशन को निकाल पा रहे हैं। तो चलिए हेडिंग डालिए, फाइंड द कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर फॉर्म। देखिए अब आप ध्यान दीजिएगा, अब चीजें लिखना बंद कर दीजिए और चुपचाप सारे लेक्चर्स को पूरे टाइम आप देखते रहिए कि यहां हो क्या रहा है। जब मैं आपको बोलूं नोट करने को तभी आप वहां पर नोट करें, ठीक है। तो मैं आपको क्या बताने वाला हूं यहां पर, फाइंड कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर फॉर्म।
और कौन से कॉन्फ़िगरेशन की बात यहां मैं कर रहा हूं? R and S कॉन्फ़िगरेशन। मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा और बहुत इजी तरीके होंगे जिससे कि आप फट से सारी चीजें सीख जाएंगे। क्लियर बात समझ में आती है? तो R और S कॉन्फ़िगरेशन निकालने का क्या तरीका होता है, इन चीजों को ध्यान से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टार्ट करने का मतलब है, सबसे पहले मैं सोच रहा हूं कि आपको मैं वेज डैश फॉर्म में RS निकालना सिखा दूं। वेज डैश फॉर्म का क्या मतलब हुआ कि कार्बन की मान लीजिए कोई 2 वैलेंसी तो लाइन में होंगी, उसके प्लेन में होंगी, और बची हुई 2 वैलेंसी कहां हो सकती है? प्लेन के ऊपर हो सकती है, प्लेन के नीचे भी हो सकती है। क्लियर? तो इस जगह इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन R होगा या S होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो समझ में आया हम फाइंड क्या करने वाले हैं? हम फाइंड करने वाले हैं वेज डैश फॉर्म में RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई आपको? अब यहां पर निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? वो सिंपल सा तरीका है, नोट डाल के लिख लें, यूज CIP रूल। आपको याद होगा अपन E और Z निकालते थे, आपको याद होगा अपन E और Z निकालते थे, अपन वहां पर CIP रूल बहुत यूज किए। तो यूज CIP रूल किसके अकॉर्डिंग होता था? ये जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, उसकी प्रेफरेंस ज्यादा। तो यूज CIP रूल एंड गिवन रैंकिंग अकॉर्डिंग टू दिस रूल। बस इतना ध्यान रखना है आपको, CIP रूल फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर रैंकिंग दे देनी है। और रैंकिंग कैसे देनी है आपको पता है? CIP रूल कैसे देखा था? मॉलिक्यूलर वेट, जो जीत गया वो जीत गया, और जिताता कौन था? मॉलिक्यूलर वेट। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका प्रेफरेंस लेवल भी ज्यादा। जैसे मान लीजिए यहां पर मेरे पास कोई एक इस तरीके से कंपाउंड है, CH3 हाइड्रोजन, यहां OH है, और यहां पर है मान लीजिए कुछ भी रख दीजिए, यहां पर NH2 रख दीजिए। चलिए ठीक। अब मेरा क्वेश्चन है फाइंड RS कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना है भाई। ठीक है भाई, निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे ध्यान दो जरा। क्या अब मुझे नंबरिंग करनी है? तो सबसे पहली नंबरिंग का बात सोचूंगा तो कार्बन से कार्बन कनेक्टेड है, कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्टेड है, कार्बन से नाइट्रोजन कनेक्टेड है, और कार्बन से ऑक्सीजन कनेक्टेड है। सबसे पहला नंबर ऑक्सीजन को, दूसरा नंबर नाइट्रोजन को, तीसरा कार्बन को, और चौथा हाइड्रोजन को। क्या आपको रैंकिंग करने में कोई दिक्कत होगी? बताएं मुझे, क्या आपको रैंकिंग करने में बिल्कुल भी दिक्कत हो रही है? कैसे आप रैंकिंग कर रहे हैं? यहां पर बिल्कुल समझ में आ रहा है, हर एक चीज बिल्कुल क्लियर हो रही है। अब आपको करना क्या होता है? मैच 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। सिंपल। अब आपको लग रहा होगा यार 1 to 2 तो ठीक है सर, 2 to 3 क्या ऐसे जाएंगे? नहीं, बस आपको फॉलो क्या करना है? 1 से 2, 2 से 3। बस आप इस 4 को अगर ध्यान देना चाहें तो ध्यान दें, ना देना चाहें तो ना दें। आपको लेकिन फॉलो हमेशा क्या करना है? 1 2 3। सिंपल, ध्यान रखिए आप। तो अब आपने फॉलो क्या किया? 1 2 3। तो जब आप 1 2 3 फॉलो करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से फिगर आउट आएगा। समझ में आ रहा है क्या आएगा? आपने क्या किया? 1 से 2, 2 से 3 मिलाएंगे तो ये क्या है? एक्चुअल में डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। अगर मेरे पास डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आती है और दूसरा मान लीजिए मेरे पास कंडीशन क्लॉकवाइज आती है, तो क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की चलने की डायरेक्शन, और घड़ी हमेशा सही टाइम दिखाती है, घड़ी हमेशा सही टाइम दिखाती है। तो सही टाइम का मतलब क्या हुआ? राइट।
इसीलिए मैं इसको क्या दूंगा, आर कॉन्फिगरेशन। सिंपल। बचा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या दे देंगे, एस। कैसे याद रखोगे, घड़ी हमेशा क्या दिखाती है, सही टाइम, और सही टाइम का मतलब क्या हुआ, राइट टाइम, और राइट टाइम का मतलब आर, इसीलिए मैंने क्लॉकवाइज को क्या दिया, आर। अब बताओ यहां डायरेक्शन क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज, तो कॉन्फ़िगरेशन भी क्या आ गया, एस। सिंपल। समझ में आ गया आपको आर और एस कैसे निकालना है। अब मैं कुछ रूल के बारे में बात करता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल है जिनकी वजह से परफेक्ट आंसर हमारे पास निकलता है, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर ये तरीका पूरी तरीके से सही नहीं होता। देखिए कैसा, अब देखिए मैं आपको पूरी तरीके से इसको समझाने वाला हूं। अब मैं आपको ओवरव्यू दे चुका हूं कि एक्चुअल में ये आर और एस कॉन्फ़िगरेशन क्या है। आपको सिंपल से बात ध्यान रखनी है, आपको सीआईपी रूल ध्यान रखना है। सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, रैंकिंग देनी है। रैंकिंग देने के बाद आपको यह ध्यान रखना है कि वहां पर जो मैंने रैंकिंग दी है उसमें डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। आपको पता है क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, सही टाइम, सही डायरेक्शन, सही राइट टाइम, तो राइट टाइम का मतलब आर, इसलिए क्लॉकवाइज को आर और एंटी क्लॉकवाइज को एस कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। चलिए क्या बात करने वाला हूं, रूल फॉर आर एंड एस। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, मान लीजिए सबसे पहली चीज तो हमको ध्यान रखना है, यूज सीआईपी रूल, गिवन टू रैंक। ठीक, सीआईपी रूल करना है और रैंकिंग आपको दे देनी है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। ठीक है, अब जो ये वेज डैश का फंडा है, आपको मैं ये समझाना चाहता हूं कि वेज डैश का फंडा क्या होता है। वेज का मतलब क्या होता है बच्चों, प्लेन के ऊपर प्रायोरिटी अच्छी खासी है, यहां पर हम वेज को क्या देते हैं, अच्छी प्रायोरिटी देते हैं। तो वेज का मतलब क्या होता है, प्लेन के ऊपर, और प्लेन के ऊपर को प्रायोरिटी हम क्या देते हैं, मैक्सिमम देते हैं। तो यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम प्रायोरिटी। और मैक्सिमम प्रायोरिटी की बात करें तो मैक्सिमम प्रायोरिटी में यहां पर 1 पोजीशन भी आ सकती है, 2 पोजीशन भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है। 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, लेकिन 4th पोजीशन कभी नहीं आ सकती। ध्यान रखना है आपको, यही रूल मैं समझाने वाला हूं आपको। क्या समझाया है फिर से देखिए, यहां पर 1 पोजीशन आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, लेकिन 4 नहीं आ सकती। इसी तरीके से डैश फॉर्म की बात करूं तो डैश फॉर्म को हम यहां पर लो प्रायोरिटी के तरीके से चेक करते हैं, और लो प्रायोरिटी का मतलब क्या हुआ, यहां पर 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, लेकिन 1 नहीं आ सकता। बस ये 2 चीजें अगर आपने ध्यान रख ली तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या है इसके बाद की कहानी। एग्जाम्पल लूंगा और एग्जाम्पल के साथ साथ ही मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर है, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन से बिल्कुल ना डरें, मैं आपको समझाऊंगा पूरी अच्छी तरीके से और तभी आपको समझ में आएगा। क्लियर है, चलिए देखिए। मान लीजिए मेरे पास यहां पर कार्बन है, वेज फॉर्म में मैंने रख दिया हाइड्रोजन, डैश में रख दिया मैंने CH3, यहां रख दिया CH2 CH3, और यहां रख दिया OH। मान लीजिए कुछ इस तरीके से रख दिया। ठीक, अब ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है बच्चों कि जब भी कभी हमें ये चीजें बनी हुई मिले तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबरिंग। और नंबरिंग करना हमें बहुत अच्छे से आता है, 1 2 3 और 4। अब कहानी को ध्यान दो, कहानी क्या है, कहानी सिर्फ वेज और डैश पे डिपेंड करेगी। वेज पोजीशन अच्छी पोजीशन मानी जाती है, मैक्सिमम प्रायोरिटी की मानी जाती है, तो मैक्सिमम प्रायोरिटी को 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, लेकिन 4 नहीं दे सकते। उसी तरीके से डैश पे 1 दे सकते हो, 2 दे सकते हो, 2 दे सकते हो, 3 दे सकते हो, 4 दे सकते हो, लेकिन 1 कभी नहीं दे सकते हो, क्योंकि डैश पोजीशन क्या होती है,
लो प्रियोरिटी। क्या मेरे पास ये जो कंडीशन है ये कहीं ना कहीं चेंज हो रही है? क्या मुझे पता लग रहा है कि ये फोर्थ गलत पोजीशन पे आ गया है? गलत पोजीशन को सही करने के लिए आप क्या करोगे? कन्वर्टिंग प्रोसेस। कन्वर्टिंग प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? अगर कभी भी एक का चेंज होता है, मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर ऑड नंबर ऑफ चेंजेस, अगर ऑड नंबर ऑफ चेंजेस होते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? विल रिवर्स्ड। जो आंसर होगा उसे रिवर्स कर देंगे। ध्यान दीजिए फिर से, अगर ऑड नंबर ऑफ चेंज करते हैं, ऑड नंबर का मतलब क्या हुआ? 1 का चेंज, 3 का चेंज, 5 का चेंज, तो वहां पर हमेशा चेंज करने पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? विल रिवर्स्ड, रिवर्स हो जाएगा। अगर R कॉन्फ़िगरेशन है तो आंसर S होगा, अगर S कॉन्फ़िगरेशन है तो आंसर R होगा। तो क्या करना है आपको? आपको करना है कन्वर्ट। तो अब कैसे कन्वर्टिंग प्रोसेस क्या हुआ? कन्वर्ट करिए 1 को 4 से। अब देखिए 1 को 4 से कन्वर्ट करने पे क्या हुआ? 1 को 4 से कन्वर्ट करने पे अब वेज पोजीशन पे क्या आ चुका है? OH। यहां क्या आ चुका है? CH3। यहां आ चुका है हाइड्रोजन और यहां पर है CH2 CH3। सिंपल सी बात आ गई। कितने का चेंज किया है? 1 का चेंज किया है। 1 का चेंज क्या होता है बताओ? ऑड नंबर ऑफ चेंजेस। और ऑड नंबर ऑफ चेंजेस जब भी होंगे तो अब जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है? 1 2 3 4। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। क्या आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ? S। और हमेशा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? रिवर्स। तो S का आंसर क्या होगा? R। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा R। बहुत सिंपल प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस ही एग्जाम में पूछा जाता है। इजी पूछे नहीं जाएंगे आपसे। नीट और जेई के लिए मैं बता रहा हूं आपको, इससे एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, कंफर्म आता है। इससे एक क्वेश्चन हमेशा आता है। आपको हमेशा क्या करना है? आपको सिर्फ चेंज करना है किसको? प्रियोरिटी को। आपको पता है कि फोर्थ पोजीशन कहां होनी चाहिए थी? वेज पे नहीं होनी चाहिए थी। वेज पे नहीं होनी चाहिए थी। वेज पे होनी कौन सी चाहिए थी? फर्स्ट पोजीशन। इसलिए मैंने फर्स्ट को 4 से क्या किया? चेंज कर दिया। 1 का चेंज करने पे हमें पता है अब जो आंसर आएगा उसे रिवर्स कर देना है। सब कुछ कर दिया, आंसर आ रहा था S को रिवर्स किया तो आंसर आएगा R। यही हमारा सही आंसर होगा। क्लियर बात समझ में आती है? चलिए और एग्जांपल करते हैं और समझते हैं। R और S कॉन्फ़िगरेशन एकदम क्लियर होना चाहिए। R और S कॉन्फ़िगरेशन में एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर बात समझ में आती है? इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए यहां पर दिक्कत बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या समझाया मैंने आपको? मैंने सिंपल सी बात बताई। क्या बताई? कि आपको सबसे पहले क्या करना है? रैंकिंग करनी है। रैंकिंग करने के बाद आपको पता है वेज पोजीशन अच्छी पोजीशन होती है, मैक्सिमम प्रायोरिटी होती है। तो वेज पोजीशन पे कभी भी 4 नहीं आना चाहिए। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 नहीं आना चाहिए। उसी तरीके से डैश पोजीशन पे लो प्रायोरिटी होती है, इसलिए डैश पे 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, लेकिन 1 नहीं आ सकता। क्लियर बात समझ में आती है? चलिए एग्जाम्पल शुरू करते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल अपन यहां पर कवर करने वाले हैं। देखिएगा कैसे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो बताओ यहां पर R और S कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जल्दी से फाइंड करो। फाइंड R एंड S कॉन्फ़िगरेशन। मैं आपको सही टाइम पे सब कुछ बताता रहूंगा, लेकिन आप कोशिश जरूर करें। एटलीस्ट आप CIP रूल सही लगाएं। CIP रूल लगाओगे तो सबसे पहले मैंने देखा कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है तो 1 नंबरिंग इसको दे दी, नाइट्रोजन जुड़ा है 2 इसको दे दी, कार्बन जुड़ा है 3 इसको दे दी, 4 इसको दे दी। नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग से कर रहे हो? मॉलिक्यूलर वेट। मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो आपको विन कर दे वही विन कर जाएगा। ये चीज आपको मैंने बताई थी, तो आप ध्यान रखिएगा। E और Z जैसे निकाले थे उसी हिसाब से रैंकिंग करनी है। क्लियर? मुझे बताओ क्या वेज पोजीशन पे कोई दिक्कत है? वेज पोजीशन पे क्या 4th है? नहीं। 1 है, 1 हो सकता है। 2 भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी।
3 भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर 4 होगा तभी कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस हम करेंगे। डैश पोजीशन पे देखो, क्या डैश पे 1 है? नहीं। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 1 नहीं हो सकता। अगर 1 होगा तो प्रोसेस कौन सा करोगे? कन्वर्टिंग प्रोसेस। क्या कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, तो जैसे निकालते हो वैसे ही निकालो। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड योर आंसर इज एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं हम यहां पर एस। क्लॉकवाइज होता तो आंसर क्या होता? आर। क्लियर है? एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए आंसर क्या हुआ? एस। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन करें। मान लीजिए कुछ इस तरीके से होता, मान लीजिए कुछ इस तरीके से होता, तो मुझे बताओ यहां पर है 1, यहां है 2, यहां है 3, यहां है 4। अब अच्छी कहानी क्या है? अच्छी कहानी यह है कि आपको क्या करना है? 1 से 2 मिलाना है, 2 से 3 मिलाना है। क्लियर? अब 1 से 2 मिलाना है, 2 से 3 मिलाना है, तो 1 से 2 में इधर से भी जा सकता था, इधर से भी जा सकता था, लेकिन हमें 4 को बताओ ध्यान रखना है क्या? नहीं। तो कभी भी 1 से 2 मिलाने में 4 आ सकता है, लेकिन 3 नहीं आ सकता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखियो। कभी भी अगर 1 से 2 आपको मिलाना है तो 1 से 2 मिलाने में 4 आ सकता है, लेकिन 3 नहीं आ सकता। तो बताओ मैं कैसे मिलाऊंगा? ऐसे। क्या इससे पहले मुझे कोई कहानी बताएगा? क्या कोई दिक्कत हुई थी यहां पर? क्या कोई दिक्कत हुई थी? वेज पोजीशन पे 2 है, चलेगा। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं होना चाहिए। डैश पोजीशन पे कौन है? 4 है, कोई दिक्कत नहीं है, डैश पे तो 4 होना ही चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए बस। इसका मतलब यहां भी सब कुछ सही था, जो आंसर आ रहा है वही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आंसर जो भी आएगा वही हमारा रियल आंसर होगा। इट इज एंटी क्लॉकवाइज, आंसर इज एस। और देखिएगा जरा, और देखिए यहीं पर मान लीजिए इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर मुझे निकालना होता तो मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालता, जरा ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, अगर मैं 1 2 3 4 दूं तो 1 2 3 4, क्या वेज पोजीशन पे कोई दिक्कत है? नहीं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 नहीं आना चाहिए। क्या डैश पोजीशन पे कोई दिक्कत है? नहीं। इसका मतलब जनरली क्या करना है? हमें सिर्फ मिलाना है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। क्या ये क्लॉकवाइज है? और क्लॉकवाइज है तो बताओ, क्लॉकवाइज को हमेशा सही टाइम दिखाती है, और सही टाइम दिखाने वाले को क्या बोलते हैं? राइट टाइम। इसीलिए इसको क्या बोला? आर। चलो एक और करो, एक और करो जरा। और यहां पर है OH और यहां है NH2, यहां है OH और यहां है CH3। मान लो ये। अब कहानी में थोड़ा अच्छा है, देखिएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। दिक्कत कहां है? दिक्कत है नंबर 4 पे। क्या ये नंबर 4 पे होना चाहिए था? नहीं। ये कहां होना चाहिए था? 1 पे होना चाहिए था। 1 पे नहीं है, इसका मतलब क्या करोगे? कन्वर्टिंग प्रोसेस। और कन्वर्ट करने के बाद क्या बन जाएगा? OH NH2 H और CH3 आफ्टर 1 कन्वर्जन। ठीक। अब बताओ नंबरिंग करने पे 1 कौन देगा? नंबरिंग कर लो, जो आपको करना है नंबरिंग कर लो, आंसर निकालो। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। क्या आ रहा है? राइट टाइम। राइट टाइम का मतलब आर है। क्या इसको आर आंसर दोगे या एस दोगे? बिल्कुल बच्चों सही सोच रहे हो। 1 का कन्वर्जन किया है, इसका मतलब जो आंसर आ रहा होगा उसको रिवर्स कर दोगे, और रिवर्स करने के बाद जो आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। तो यहां रियल आंसर क्या होगा? आर ना होके क्या होगा? एस होगा। तो कहानी समझ में आई आपको? कहानी क्या थी? आप यहीं पर चेंज कर सकते थे। आप जब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो? आप चुपके से इसे 1 कर दो, इसे 4 कर दो, और 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 मिला लो। क्लॉकवाइज है, आर आना चाहिए था, लेकिन 1 का चेंज कर दिया है, तो आर का क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आती है या नहीं? बताओ।
समझ में आती है? अब इन चारों क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। अब मैं आपको यहां मेन रूल अच्छे से समझाने वाला हूं, देखिएगा जरा। इन चारों क्वेश्चन को मेरे कराने का मतलब यह था कि आप आर और एस तो सीखे ही सीखे, साथ ही साथ आप ये भी सीखे कि अगर मैं चेंजिंग मेथड का यूज करता हूं तो चेंजिंग मेथड के द्वारा हम आर और एस डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, अगर आप सबसे पहले यहां पर फर्स्ट को देखें और थ्री को देखें, क्या फर्स्ट और थ्री में डिफरेंस कितना है मुझे यह बताएं। फर्स्ट और थ्री में डिफरेंस है OH और NH2 का। पहले और तीसरे में ध्यान दें, किसका डिफरेंस है? OH और NH2 का। एग्जाम्पल नंबर 1 को अगर मैं एक का चेंज कर दूं, NH2 को यहां ले आऊं, OH को यहां ले आऊं, कितने का चेंज किया? एक का चेंज किया। एक का चेंज करने पे आंसर क्या होता है? रिवर्स। तो बताओ ये S का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R। और एग्जैक्टली यही आंसर हमारा यहां आ रखा है। तो किस तरीके से हमने चेंज किया? एग्जाम्पल नंबर 1 कन्वर्टेड इनटू एग्जाम्पल नंबर 3 आफ्टर 1 कन्वर्जन। 1 कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ यहां पर? ऑड नंबर ऑफ कन्वर्जन। इसका मतलब यहां था S, तो बताओ ये डायरेक्ट क्या हो जाता? R। अगर मेरे पास ये फिगर दिए होते तो मुझे किसी एक को निकालना होता और दूसरे को मैं आंसर कर सकता था। अब ध्यान दीजिएगा कैसे। मैं इसके कॉन्फ़िगरेशन को छुपा लेता हूं, मान लीजिए छुपा लिया, इसके कॉन्फ़िगरेशन को छुपा लिया। मेरे कहने का मतलब क्या था? अगर मेरे पास ऑड नंबर के चेंज होंगे तो हमेशा चीजें क्या होंगी? रिवर्स हो जाएंगी। तो लिख देता हूं मैं, ऑड नंबर ऑफ चेंजेस कॉन्फ़िगरेशन विल रिवर्स्ड। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ चेंजेस किए गए, इवन नंबर ऑफ चेंजेस किए गए, तो इवन नंबर ऑफ चेंजेस करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन रिमेन सेम। कॉन्फ़िगरेशन हमेशा क्या होगा? सेम होगा। अगर कभी भी ऑड नंबर ऑफ चेंजेस करें तो वहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। और इवन नंबर ऑफ चेंजेस करें तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सेम रहेगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 को क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेट करो तो ध्यान दो कितने का चेंज किया गया है। ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कितने का चेंज किया गया है। क्या आपको सबसे पहले मैं बात बताऊं तो बताइए, इस NH2 को यहां लाया गया होगा, तो NH2 यहां आया होगा तो OH यहां आया होगा, और इस OH को हाइड्रोजन से चेंज किया गया होगा। दिक्कत समझ में आ रही है? अगर आप देखें तो आपको मैं इजी एग्जांपल बताऊं, इजी देखिए, इजी 1 से 3, 3 से 4, चलिए इजी करते हैं, थोड़ा टफ हो गया, ठीक है, थोड़ा इजी करते हैं। 1 से 3 में कितने चेंज किए? एक का चेंज, सही बात है। 1 से 3 में कितने का चेंज किए? एक का चेंज। और 3 से 4 में ध्यान दो, NH2 और H को ही चेंज किया गया है। NH2 और H की पोजीशन को क्या किया गया? चेंज किया गया है। इसका मतलब अगर ये R था तो ये क्या होना चाहिए था? S, और आंसर क्या आ रहा था? S। लेकिन अगर 1 को 4 से रिलेट करो तो 1 से 4 को रिलेट करने पे आपको समझ में आया कि आपने पहले इसको चेंज किया और फिर H के साथ चेंज किया। इसका मतलब आपको तुरंत समझ में आया कि हाँ यार, कहानी तो यहां पर कुछ चेंज थी। सिंपल बात समझ में आती है? तो इस तरीके से भी हम यहां पर चीजें देख सकते हैं। सिंपल बात समझ में आ रही है? तो बताओ कैसे हम चीजों को चेंज कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है? चलिए और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। आपको R और S निकालने में कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी। अभी मैं आपको रिलेट करना और अच्छे से सिखाऊंगा। हो सकता है कुछ बच्चों को यहां पर कंफ्यूजन रह गया हो। अब मैं रिलेट करने वाला प्रोसेस समझाने वाला हूं, कैसे रिलेट करते हैं, फिर आपको यहां पर कहानी पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। क्लियर है? देखिए,
अगर मान लीजिए मेरे पास यहां NH2 होता और यहां OH होता, यहां हाइड्रोजन है, यहां CH3, पहला एग्जांपल। इसी तरीके से दूसरे में मैं क्या करता, मैं एक का चेंज कर रहा हूं, एक का चेंज करते ही कुछ इस तरीके से फिगर आ गया। अब मैं बिना निकाले ये कह सकता हूं कि 1 और 2 आपस में एक दूसरे के रिवर्स होंगे। क्यों? क्योंकि 1 को 2 की तरह बनाने के लिए कितने का चेंज किया गया है? एक का चेंज। इसका मतलब मान लो अगर ये R होगा तो ये S होगा, अगर ये S होगा तो ये R होगा। करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा, निकाल के देखते हैं। चलिए 1 2 4 3, क्या सही बात है? क्या कोई दिक्कत है? डैश पोजीशन पे 1 आना चाहिए था क्या? नहीं आना चाहिए था। डैश पोजीशन पे 1 नहीं आना चाहिए था, इसका मतलब इसको क्या करोगे, किससे चेंज करोगे? डैश पे क्या आना चाहिए? 4। इसका मतलब आपने क्या किया, फट से फिगर बनाया और फिगर बनाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन निकाला, और कॉन्फ़िगरेशन निकालते ही आपको समझ में आया कि यहां तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, यहां कॉन्फ़िगरेशन है R। लेकिन क्या मैं एक का चेंज कर चुका हूं? इसका मतलब जो सही कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा? S। यही तुम्हारा क्या होगा? आंसर। ठीक। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड को निकालिए जरा। OH सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और 4 नंबर। सही बात? सॉरी, देखो जरा यहां पर, अगर मैं 1 को 2 से मिलाऊं, क्योंकि 1 पे कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर 1 नहीं आना चाहिए था, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। इसका मतलब कोई भी दिक्कत कहीं भी नहीं है। तो बताओ 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 निकालने पर सही टाइम दिखा रहा है, क्लॉकवाइज है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? R। आपके सामने मैंने पहले ही बताया था, इसका जो भी आंसर आएगा उसका रिवर्स ये आएगा, क्योंकि चेंज कितने का किया गया था? 1 का। इसका मतलब आंसर S था, इसका आंसर क्या होगा? R। क्या मुझे निकालने की जरूरत थी? नहीं थी। अब सोचिए अगर मैं फिर से 1 का चेंज कर दूं, लेट सपोज अब मैं क्या कर रहा हूं, इस NH2 को इस हाइड्रोजन से चेंज कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, कहानी में बहुत मजा आने वाला है। इसी तरीके से हम बहुत अच्छे सीखेंगे, फास्ट सीखेंगे। देखिए मैंने क्या किया, इस NH2 को इस हाइड्रोजन से चेंज कर दिया। बताओ कितने का चेंज किया? क्या 1 का चेंज बोलोगे? सही बात है, 1 का ही चेंज किया। नंबरिंग करो, ये R आ रहा है ना, ये पक्का S आएगा। पहले से लिख के रख देता हूं, देखिए कैसे। 1 का चेंज किया था, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था? R। इसका क्या होगा? S। करके देखिए 1 2 3 4, 1 को 2, 2 से 3, 3 से मोर। बताओ घड़ी के उल्टी दिशा, एंटी क्लॉकवाइज, आंसर इज S। क्या समझ में आया आपको? क्लियर बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं बोलता हूं 1 को 3 से कंपेयर करो, तो 1 को 3 जैसा बनाने के लिए कितने चेंज करने पड़े? देखो मुझे हाइड्रोजन यहां चाहिए, तो हाइड्रोजन यहां चाहिए तो पहले 1 का चेंज कर दो, फिर OH यहां चाहिए तो OH और NH2 को चेंज कर दो। कितने का चेंज किया? 2 का। और 2 का चेंज क्या होता है? इवन नंबर ऑफ चेंजेस। और इवन नंबर ऑफ चेंजेस पे कभी भी कोई चेंज नहीं होता। कहां पर? कॉन्फ़िगरेशन में। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं, और चेंज करके समझ भी सकते हैं कि यहां कहानी क्या थी। आपके लिए 1-2 एग्जांपल मैं और करा देता हूं, यहां पर देख लीजिए, फटाफट करेंगे। अब हम यहां पर बहुत जल्दबाजी में करेंगे। चलिए दोनों एग्जांपल करें और मैं आपको बताता हूं यहां पर कैसे करना है। देखिए सबसे पहला एग्जांपल अगर ध्यान दें तो आपको क्या करना है? CIP रूल। CIP रूल क्या बोलता है? CIP रूल ये बोलता है कि आपको R और S में कन्वर्ट कैसे करना है। नंबरिंग करो, 1 मॉलिक्यूलर वेट S का ज्यादा होता है ऑक्सीजन के। क्या सही क्या है? बिल्कुल। क्या 1 पे कोई दिक्कत है? नहीं। क्या डैश पे कोई दिक्कत है? नहीं। इसका मतलब जो आप कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 क्या आ रहा है? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? R। अगर 1 को 2 से देखो तो कितने का चेंज है? S को H से ही तो चेंज किया है, 1 का चेंज किया है। 1 का चेंज किया है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए था? S होना चाहिए था।
क्या है एस, चेक करके देखते हैं। चलो चेक करके देखते हैं इसका आंसर एस है या नहीं। नंबरिंग करो तो नंबरिंग 1 2 3 4। क्या यहां पर दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत है। क्या आपको चेंज करना है? चेंज करना है। नया बनाना है? नया बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यहीं पर चुपके से क्या कर दो, 1 कर दो, और चुपके से क्या कर दो, 4 कर दो। अब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जब आप मिलाओगे तो आपका आंसर क्या रहा होगा, आर, और आर को चेंज करोगे 1 में तो आंसर क्या आएगा, एस। और यही आपका रियल आंसर है जो कि हमने पहले ही बता रखा है। तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है आगे, आप यही चेंज कर दो। आपको तो पता है 1 का चेंज किया है मैंने, 1 का चेंज किया होगा तो नंबरिंग चेंज होगी, नंबरिंग चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, और कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग क्या कर देना है, आंसर दे देना है। क्लियर बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। तो इस तरीके से हम यहां पर आर और एस कॉन्फ़िगरेशन को निकालते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई। चलिए, तो आपको मैंने आज वेज और डैश फॉर्म में कैसे आर और कैसे एस कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं मैंने बहुत अच्छे से सिखा दिया। ये कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस आप खूब सारी करें। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा फिशर फॉर्म में कैसे आर और एस कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। किसमें? फिशर फॉर्म में। ठीक है, चलिए आज के लिए यही अलविदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।